नमस्कार दोस्तों, आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के रक्षा क्षेत्र में इस समय एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आने वाले दशकों में भारतीय वायुसेना की ताकत को पूरी तरीके से बदल सकती है। भारत अब सिर्फ 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि अब देश उसका महत्वपूर्ण हिस्सा यानी जेट इंजन भी खुद विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस मिशन में अब भारत की प्राइवेट कंपनियां खुलकर सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार गोदरेज एरोस्पेस अब एमका मार्क टू के लिए विकसित होने वाले 110 से 120 किलोटन ट्रस्ट क्लास के फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम का सबसे बड़ा दावेदार बनकर सामने आई है। और यही वो इंजन होगा जो भविष्य में भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका को सुपर क्रूज, हाई स्टेल्थ कॉम्बैट और लंबी दूरी की युद्ध क्षमता प्रदान करेगा। लेकिन आखिर ये इंजन इतना खास क्यों है? भारत को नया इंजन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सैफरान और जीटीआरई की साझेदारी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? और गोदरेज एरोस्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां इस प्रोजेक्ट में क्या भूमिका निभाएंगी? आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी को समझेंगे विस्तार में। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एमका प्रोग्राम वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे डीआरडीओ की आडा यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी विकसित कर रही है। यह विमान भारतीय वायुसेना के भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट माना जा रहा है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में कई अत्याधुनिक क्षमताएं होंगी, जैसे कि स्टेल्थ डिजाइन, इंटरनल वेपन बे, एसा रेडार, सेंसर फ्यूजन, एआई असिस्टेड कॉम्बैट सिस्टम, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सरल शब्दों में बात करें तो यह भारत का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान होने वाला है। लेकिन किसी भी आधुनिक स्टेल्थ फाइटर की असली ताकत होती है उसका इंजन, और यही वो क्षेत्र है जहां पर दुनिया के बहुत कम देश सफल हो पाए हैं। तो दोस्तों, कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर भारत फाइटर जेट बना सकता है तो इंजन बनाना मुश्किल क्यों है? असल में आधुनिक फाइटर जेट इंजन बनाना पूरी तरीके से एक बहुत जटिल प्रक्रिया मानी जाती है, और दुनिया के सबसे कठिन और जटिल इंजीनियरिंग तकनीकों में इसको गिना जाता है। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि इंजन के अंदर का तापमान कई बार 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। इतना तापमान स्टील को भी पिघला सकता है, और फिर इंजन को लगातार हजारों आरपीएम पे घूमना होता है, अत्यधिक दबाव झेलना होता है, कम वजन रखना होता है और युद्ध की परिस्थितियों में भी विश्वसनीय बने रहना होता है। और इसके लिए जिन तकनीकों की ज़रूरत होती है उसमें सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स, सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट, एडवांस थर्मल कोटिंग, प्रिसीजन मेटलर्जी, हाई प्रेशर कंबशन और डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम जैसे जो कंपोनेंट्स हैं, इनकी ज़रूरत होती है। और यही कारण है कि आज भी केवल कुछ देशों के पास ही जो आधुनिक फाइटर जेट इंजन बनाने की क्षमता है वो उपलब्ध है। भारत पहले भी स्वदेशी इंजन विकसित करने की कोशिश कर चुका है, जिसको हम कावेरी इंजन के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। कावेरी इंजन प्रोग्राम का सबसे बड़ा उदाहरण यही था कि भारत ने वहां पर बहुत सारी जो तकनीक हैं उनको मास्टर किया। इसका उद्देश्य था तेजस फाइटर जेट के लिए स्वदेशी इंजन बनाना, लेकिन कई तकनीकी चुनौतियों के कारण यह प्रोग्राम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। मुख्य समस्याओं की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या थी कि पर्याप्त थ्रस्ट हासिल नहीं कर पाए हम, उच्च तापमान पर नियंत्रण नहीं रख पाए, वजन और विश्वसनीयता की समस्या भी थी, एडवांस मटेरियल टेक्नोलॉजी की कमी थी। हालांकि कावेरी पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ, लेकिन इस प्रोग्राम ने भारत को इंजन डिजाइन और गैस टर्बाइन तकनीक का महत्वपूर्ण अनुभव जरूर दिया, और अब वही अनुभव एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन प्रोग्राम में काम आ सकता है। अब यहाँ फ्रांस की सैफरान की एंट्री भी होती है, जो भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है। सैफरान वही कंपनी है जो राफेल फाइटर जेट के लिए M88 इंजन का निर्माण करती है, यानी उसके पास कॉम्बैट प्रूवन इंजन टेक्नोलॉजी मौजूद है। रिपोर्ट्स के अनुसार गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट और सैफरान मिलकर एक नया 110 से 120 किलोटन ट्रस्ट क्लास का इंजन विकसित करने पर चर्चा कर रहे हैं। ये इंजन एमका मार्क टू के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। अब यहाँ पर ये साझेदारी अगर सफल हो जाती है तो भारत को कुछ बड़े फायदे मिल सकते हैं, जैसे कि एडवांस मेटलर्जी, हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी, गैस टर्बाइन ब्लेड कोटिंग, इसके अलावा इंजन एफिशिएंसी, स्टेल्थ कंपैटिबल इंजन इंटीग्रेशन। यानी भारत सीधे दुनिया की सबसे कठिन तकनीकों तक पहुंच सकता है, और भारत यही चाहता है कि अगर किसी मित्र देश का सहयोग मिल गया तो वो प्रोग्राम जो एक लंबे अरसे से खिंच सकता था उसको हम बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो पहला संस्करण है उसके लिए तो हमें इस इंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे लिए F414 काम पूरा कर देगा। F414 इंजन के साथ ही एमका मार्क 1 पावर्ड होगा। लेकिन आने वाले भविष्य में
हमें ये पता है कि भारतीय इंजन को विकसित होने में भी समय लगेगा, तो F414 से तो अपना काम निकाल लेंगे, लेकिन भविष्य में जब हम इंजन विकसित कर लेंगे AMCA Mark II के लिए, तो रिपोर्ट्स कहती हैं कि मिड लाइफ अपग्रेड के दौरान जो इंडिजिनस इंजन है उनसे F414 को रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन भारत की असली योजना AMCA Mark II के साथ ही शुरू होती है। Mark II में हमें ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए होगा, बेहतर स्टेल्थ इंटीग्रेशन चाहिए होगा, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी चाहिए होगी और अधिक पेलोड कैरिंग कैपेसिटी भी चाहिए होगी। ये क्षमताएं हमें एक हाई पावर इंजन से ही मिल सकती है और इसके लिए एक नए स्वदेशी इंजन की ज़रूरत होगी। अब बात करते हैं गोदरेज इतना बड़ा प्रबल दावेदार इस प्रोग्राम में क्यों है, इनके पास ऐसा क्या है जो दूसरी कंपनियों के पास नहीं है। देखिए, गोदरेज एक ऐसी कंपनी है जो लंबे अरसे से जेट इंजन की वजह से चर्चा में रहती रही है। कावेरी इंजन के जो 5 मॉड्यूल्स बनाए गए हैं वो भी गोदरेज की तरफ से ही है। गोदरेज ने इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन कर रखा है और वास्तविकता ये है कि गोदरेज एरोस्पेस पिछले कई वर्षों से भारत के एरोस्पेस और मिसाइल प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कंपनी पहले से ही रॉकेट इंजन, मिसाइल कंपोनेंट, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स, प्रिसीजन एरोस्पेस असेंबलीज करती आई है और इन क्षेत्रों में इनको बहुत ज़्यादा अनुभव है। इसके अलावा गोदरेज एरोस्पेस वैश्विक कंपनियों के साथ भी जुड़ी है। फॉर एग्जांपल, इनका टाई अप बोइंग के साथ भी है, एयरबस के साथ भी है, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के साथ भी है और रोल्स रॉयस के साथ भी है। इन कंपनियों के साथ ही एरोस्पेस कंपोनेंट्स बनाती हैं, यानी कंपनी के पास ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मौजूद है और इन्हें उतनी ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वजह से अब इन्हें डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर यानी DCPP मॉडल के लिए सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि गोदरेज इस रेस में अकेली नहीं है और भी भारत की कंपनियां हैं जिन्होंने अपना योगदान दे रखा है। रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, भारत फोर्ज भी इस प्रोग्राम का अहम हिस्सा बन सकते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड पहले से कई एरोस्पेस प्रोग्राम में सक्रिय है, वहीं भारत फोर्ज एडवांस मेटलर्जी और हैवी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी के लिए जानी जाती है। अगर ये कंपनियां मिलकर काम करती हैं तो भारत पहली बार ऐसा प्राइवेट एरोस्पेस इकोसिस्टम बना सकता है जो भविष्य में फाइटर जेट्स, ड्रोन और इंजन्स का एक विशाल प्रोडक्शन बेस तैयार कर सके। अब ये ज़रूरी क्यों है, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले ज़्यादातर भारत के रक्षा प्रोजेक्ट सरकारी संस्थानों तक ही सीमित रहते थे, लेकिन आज के मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि केवल सरकारी लैब्स के भरोसे पड़े रहना प्रोजेक्ट के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे देशों में प्राइवेट इंडस्ट्री डिफेंस इनोवेशन का सबसे बड़ा स्रोत बन चुकी है और भारत भी उसी मॉडल की तरफ बढ़ रहा है जहां पर प्राइवेट सेक्टर की वजह से फास्टर प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, बेटर सप्लाई चेन, इनोवेशन और ग्लोबल कोलैबोरेशन हमें देखने को मिल सकते हैं और ये चीज़ें संभव भी हो जाती है। अगर भारत सफल हुआ इसमें तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। भारत की विदेशी इंजनों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, एडवांस एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ जाएगा, फ्यूचर यूकैप प्रोग्राम में बड़ा फायदा होगा, 6th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी की भारत नींव रखेगा और डिफेंस सॉवरेनिटी को मजबूत करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप गोदरेज की एंट्री को किस प्रकार से देखते हैं, हमें अवश्य बताएं। क्या आपको लगता है भारत ने ये सही कदम अब उठाया है? अपनी राय हमें अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।